गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास हिंदी का थर्ड लेसन हिमालय की बेटियां मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या बताया हुआ था? इस लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हिमालय है उससे कई नदियां निकलती है। ठीक है, कई नदियां उससे निकलती है। ठीक है, जिसमें इसकी दो प्रमुख नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, उससे अनेक कई छोटी नदियों का निर्माण होता है। नदियां समुद्र में जाके मिलती है। तो कवि कल्पना कर रहा है हिमालय को उन्होंने उन नदियों का पिता के समान माना है और समुद्र को दामाद की भांति। आगे मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये नाम है जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। ये सब जितनी भी नदियां हैं ये दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो नदियां हैं ये क्या है, इनको कवि कह रहा है ये वास्तव में ये बेटियां ही नहीं, ये ऐसे लगता है मानो समुद्र के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठी हो गई और इन दो महानदियों के रूप में जैसे आंखों से आंसू निकलते हैं वैसे ही दिल से निकली हुई ये ऐसे आंखों की बूंदें हैं जो दो महानदियों का रूप लेकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र के रूप में बह निकले। ठीक है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय के इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा वह ख्याल से शायद ये बात समझ सके कि ये बुढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नन्ह धड़क खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले नहीं हो, लेकिन मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में किसी प्रकार की मुझे कोई हिचक नहीं होगी। जिस प्रकार एक ससुर, ठीक है, अपने दामाद का ख्याल रखता है, इज्जत रखता है, वैसे ही हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद की भांति कवि ने प्रस्तुत किया है। कालिदास के विरही यक्ष में अपने मेघदूत से कहा था कि वैतरणी नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी ये प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा उस महाकवि को जिन्होंने नदियों के सचेतन रूप को पसंद किया है। दरअसल शायद ही उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद आया होगा। दरअसल कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल मैदानों में कुछ शक्लों में देखेगा, वैसे नतीजे में पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता मानने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा यदि इससे आगे चलो हम इसे प्रेयसी की भावना से देखें तो कैसा रहेगा। ममता का एक जो धागा जिसे हमने इसके साथ जोड़ दिया है, बहन के स्थान पर कवि ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई कि धोकर की थोलिंग तिब्बत की नदी है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे आकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका लिए पानी में। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने असर डाला और तन मन ताज़ा हो गया। मैं गुनगुनाने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन घाटा खुमारी। ठीक है, सतलज एक बार क्या था, कवि इस लेखन परंपरा से ही फ्री होकर
उन्होंने नदियों को कई रूपों में माँ, बहन, प्रेयसी आदि रूपों में माना है। ठीक है, उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया जब हम किसी भी वस्तु के साथ अपना जब संपर्क स्थापित कर लेते हैं तो उसके प्रति एक मन में रिश्ता बैठ जाता है, उसके प्रति एक सम्मान का भाव जाग जाता है। ठीक है, इसी सम्मान के साथ जब लेखक थका हुआ सतलुज के अंदर अपने पैरों को भिगोए बैठा था तो वो अचानक ही गा उठता है कि जय हो बहन सतलज तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन घाटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी हो यह पिता हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकट नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस तरह से इन हिमालय की बेटियों का लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इस लेसन में मैंने आपको ये समझाने का अपना प्रयास किया है कि कवि नागार्जुन हर प्रकृति की छोटी से छोटी वस्तु के साथ मनुष्य का संबंध स्थापित करते हैं और एक संबंध स्थापित होने के बाद उसके प्रति एक भावात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, चाहे नदियाँ हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो। इनके साथ एक मनुष्य का रिश्ता जुड़ने से जो इन दिनों में जो हालत हमारे पर्वतों, पहाड़ों, नदियों की हो रही है, यदि मनुष्य ध्यान दे तो कभी भी वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि उसे किसी न किसी रिश्तों में पिरोकर सहज भाव से रखने की कोशिश करेगा।